अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर जवेरिया बतूल। अब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, पार्ट 2, कंसिड्रेशन ऑफ प्रमोशन अगेंस्ट सिलेक्शन पोस्ट। तो सिलेक्शन पोस्ट मैंने आपको बताया था, नॉन सिलेक्शन पोस्ट जो हैं वो 17 से to 18 जब जा रहे होते हैं ना प्रमोशन में, वो नॉन सिलेक्शन है, क्योंकि उसके लिए जो आगे आएगा ना, आगे है सीनियरिटी लिस्ट में, वही प्रमोट होगा। और लेकिन 19 20 21, ठीक है, 19 20 21 सिलेक्शन पोस्ट हैं, यानी हर एक पोस्ट के लिए दो लोगों के केस जमा होंगे। और 19 के लिए हर एक पोस्ट के लिए 3 लोगों के केस जमा होंगे और फिर उनमें से सिलेक्ट किया जाएगा। तो कह रहे हैं PER जो हमारी ACR है, इन रिस्पेक्ट ऑफ 2 प्रीसाइडिंग ग्रेड्स और द लास्ट, यानी पीछे वाले 2 जो ग्रेड्स हैं उनकी, या पीछे वाले आपका जो ग्रेड है उसके 12 साल कंप्लीट होने चाहिए। मतलब 18 से 19 आप जा रहे हैं तो 12 साल पूरे होने चाहिए। अगर 12 साल पूरे नहीं हैं सपोज, तो आप उससे पिछले वाले ग्रेड का ले लेंगे। मतलब मैंने अगर 18 to 19 जाना है और मेरे 12 साल पूरे नहीं हुए, 2 साल कम हो रहे हैं, तो मेरा जो है ना वो 17 के 2 साल की ACR वो पिक कर लेंगे। इफ़ द सर्विस ऑफ एन ऑफिसर इन प्रेजेंट एंड प्रीवियस ग्रेड इज़ लेस दैन 12, यही बात मैं बता रही हूँ कि अगर हमारी सर्विस ना 12 साल से कम है तो फिर क्या करेंगे, पिछले ग्रेड की ना 17वें ग्रेड की भी वो ACR मंगवा लेंगे हमारी। अच्छा, वेयर इनिशियल अपॉइंटमेंट वाज मेड इन 18 19 20। अब एक बंदा है उसके तो पीछे वाला ग्रेड ही नहीं है, वो आया ही 18 में है सर्विस में, इसी कॉलेज की सर्विस में, या 18 में आया है या 19 में आया है, तो उसकी तो PER बेचारे की पिछले की होनी नहीं है। उसका क्या करेंगे, फिर उसकी कम कर दिया जाएगा नंबर, उसका जो नंबर कम किया जाएगा क्वांटिफिकेशन के लिए, वो नंबर कम कर दिया जाएगा। कि लाइट ऑफ पंजाब सिविल सर्वेंट, एक रूल हैं सिविल सर्वेंट के जो 2023 में आए थे प्रमोशन के, मिनिमम लेंथ ऑफ सर्विस के बारे में नए कानून आ गए। वो बंदे जो डायरेक्ट सिलेक्टिव में आ रहे हैं और वो पहले कहीं और थे, किसी और डिपार्टमेंट में थे, उनकी तो पिछली PER है नहीं, 12 साल भी पूरे नहीं हैं, तो उनके लिए प्रमोशन के लिए उन्होंने रिलैक्सेशन दी है। फिर है रिलैक्स कंसिडर प्रमोशन ऑफ अगेंस्ट सिलेक्शन पोस्ट। वो जो सिलेक्शन पोस्ट होते हैं उनके लिए कंसिडर कैसे करते हैं प्रमोशन के लिए, सारी बातें लिखी हुई हैं। पहली बात है 19 और अबव की जो है सूटेबिलिटी ऑफ एन ऑफिसर। एक बंदे की सूटेबिलिटी देखते हैं कि नेचर ऑफ़ ड्यूटीज़ क्या है, क्या काम करता रहा है, ठीक है, उसको जो काम दिया था, और ड्यूरेशन एंड लोकेशन ऑफ पोस्ट प्रीवियसली हेल्ड, पीछे उसकी कितना अरसा काम करता रहा है, किस जगह पे काम करता रहा है, ये भी देखेंगे। और उसके पास वेल राउंडेड एक्सपीरियंस है, और जो है जिसका बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है, ख़ास तौर पे ना डिस्टिंक्ट एरिया, यानी कि ऐसा कोई जहाँ पे गुंडागर्दी होती है या अनअट्रैक्टिव एरिया है, बहुत रूरल है, जहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता, अगर उसने वहाँ सर्विस की है तो वो प्रेफर किया जाएगा। ठीक है, तो ऑफिसर प्रोसेसिंग वेल राउंडिंग एक्सपीरियंस शुड नॉर्मली बी प्रेफर्ड, उसको ज़्यादा अहमियत दी जाएगी जो कि अनअट्रैक्टिव जगहों पे करता रहा है। इन एडिशन टू वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस, बहुत सारे उसके तरह तरह के एक्सपीरियंस हैं, तो उसके साथ उसका ब्रेथ ऑफ विजन, यानी कि इसका विजन ब्रॉड है या नहीं, इमोशनली वो मैच्योर है या नहीं, ये क्वालिटीज़ भी वो देखते हैं, तो फिर उसको लेके जाते हैं। होल्डिंग पोस्ट इन टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट में अगर आपने जाना है तो फिर आपको लाजमी बात है कि ये वाली बातें भी, क्योंकि उसका विजन भी ब्रॉड होना चाहिए। ये नहीं है कि वो जो है ना वही पुराने दिमाग का बंदा है, और इमोशनल मैच्योरिटी भी है, ये तो नहीं है कि भाई इमोशनली वो ठीक नहीं बिहेव करता। ट्रेनिंग एवेल्यूएशन रिपोर्ट, ये जो हमारी ट्रेनिंग हो रही है इसकी एवेल्यूएशन रिपोर्ट बनती है। इट शैल बी बेसिस ऑन ग्रेड परसेंटेज ऑलरेडी अवार्डेड बाय नेशनल स्कूल। अच्छा, ये ना जो ये है ना ट्रेनिंग एवेल्यूएशन रिपोर्ट किसकी बन रही है, फ्रॉम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शैल बी वर्कड एज एंडर, यानी कि जो बेचारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बेचारे तो नहीं, वो जो काम कर रहे हैं उनकी एवेल्यूएशन कैसे होती है। ठीक है, उनकी एवेल्यूएशन का डिफरेंट तरीका है। उनकी ना ये तो नहीं होती, वो ख़ुद तो ट्रेनिंग कराने वाले हैं, तो उनकी कैसे होगी, उनका ये देखा जाएगा। ये 2 डिपार्टमेंट्स उन्होंने बताए हुए, PASC और NIPA। अब PASC क्या है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज, यानी जो स्टाफ कॉलेज के लोग हैं, और NIPAs के लोग हैं, उनका ट्रेनिंग तो वो तो होनी नहीं है, तो उनकी कैसे करेंगे, उनको जो है कैसे उनकी वो करेंगे, उनकी तो ट्रेनिंग नहीं होती ना, ट्रेनिंग लेस है। तो फिर ये जो है ये क्या हो गया, इनकी वेट दे रहे हैं आउटस्टैंडिंग, और ये दे रहे हैं ABCD ग्रेड दे रहे हैं, और उसके टोटल मार्क्स लगा रहे हैं और ये बना रहे हैं। ठीक है, उनके इस तरीके से उनको ग्रेड दे रहे हैं। अब वो बता रही हैं इट शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड परसेंटेज, इनको ग्रेड परसेंटेज में दिया जाएगा, अवॉर्डेड बाय द नेशनल स्कूल पब्लिक पॉलिसी, वही NSPP जो है उससे, एंड इट्स अलाइड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एज प्रोवाइडेड इन देयर रिपोर्ट। उनकी रिपोर्ट में ये खुद ही ग्रेड लगा के लिखेंगे, अगर अच्छा है तो ये नंबर, उससे अच्छा है तो ये नंबर। प्रीवियस रिपोर्ट ऑफ पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज, उन
ये भी और डिपार्टमेंट है, उनको भी इस तरीके से अवॉर्ड किया जाएगा कि मार्क्स की फॉर्म में उनको नंबर दे दिए जाएंगे। ये हो गए वो लोग जो ट्रेनिंग देने वाले लोग हैं, उनकी ऐसे स्कोर होंगे। अब ट्रेनिंग एवेल्यूएशन रिपोर्ट कैसे होगी? In case of officer is nominated in training in NDU, then federal government formula will be followed. Federal government का ये वो जो ऊपर वाला फार्मूला है वो फॉलो किया जाएगा। और where no mandatory training has been prescribed, the PAR shall carry 70 marks. अब इनकी जो है कोई मैंडेटरी ट्रेनिंग तो है नहीं ना, इनका रिज़ल्ट है जैसे हमारी है, तो क्योंकि ख़ुद ट्रेनिंग देने वाले लोग थे, तो अब इनका क्या होगा, इनके ना 70% मार्क्स कंसिडर होंगे इनकी PER से ज़्यादा, इनका ACR का ही काम चलेगा, और उसी में गुड और अच्छा जो भी लिखा हुआ है उसके भी नंबर बीच में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और PSB जो के पास 30% होंगे, यानी कि जो बोर्ड बैठेगा ना, जैसे हमारा भी बोर्ड बैठना है, हमारे बोर्ड के पास 15% नंबर थे ना, इन लोगों के, ये डिफरेंट लोग हैं, उनके 30% होंगे, ये हम लोग नहीं हैं, इसलिए परेशान होने की बात नहीं है। और ये जो वो लोग जो कि 58 साल उनकी उम्र हो गई है, 58 ईयर, उनको ना बस उनकी PER देख के दे देंगे, उनको ऐसा नहीं करेंगे कि उनकी ट्रेनिंग मैंडेटरी नहीं है, उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रेनिंग करें हमारी तरह। वेर नो ग्रेडिंग वाज एम्प्लाइड रादर सर्टिफिकेट आर इशू, जहाँ पे ग्रेड नहीं है तो वहाँ पे ना सर्टिफिकेट मिलेंगे। फ़र्ज़ किया ग्रेडिंग नहीं मिलती वहाँ पे, क्या ऐसे इदारे भी हैं, तो फिर वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ क्या करेंगे, सर्टिफिकेट्स, मसला ये अच्छा बंदा है, मुख्तलिफ़ तरह के सर्टिफिकेट्स उनको देंगे ना, तो वो उनके साथ अटैच हो जाएंगे। फिर है PER, परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन रिपोर्ट, परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन रिपोर्ट PER फॉर नॉन सिलेक्शन पोस्ट, यानी कि वो जो नॉन सिलेक्शन 17 से 18 वाले, इनकी सारी की सारी प्रमोशन डिपेंड ही इसी पे करती है। इनकी प्रमोशन नहीं डिपेंड करती कि हमारी तरह हम जो है जो लाइन में जो आगे होगा वही होगा। 17 से 18 में जानने वाला नॉन सिलेक्शन पोस्ट है, अगर 100 सीटें हैं, 100 पे 100 आगे वाले बंदे हो जाएंगे, 100 बंदों को ऊपर वालों को चुनेंगे, उनको ले लेंगे, उनका कोई कंपटीशन नहीं है, तो नॉन सिलेक्शन पोस्ट कोई सिलेक्ट नहीं हो रहा वहाँ पे। तो वहाँ पे सारा का सारा क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं है, तो इसलिए सारा वेट जो है वो किस चीज़ का है, सिर्फ वो PER का है। अच्छा, द असेसमेंट ऑफ ऑफिसर शैल बी बेस्ड ऑन द इंटायर सर्विस, सारी की सारी सर्विस उसकी देखेंगे। इट इज़ हाउवर द डिस्क्रिप्शन ऑफ असेसिंग अथॉरिटी टू गिव ग्रेटर वेट टू मोर रीसेंट रिपोर्ट। अच्छा, एक बात है, उनकी जो मौजूदा रिपोर्ट होगी ना उसको ज़्यादा अहमियत देंगे, जैसे रीसेंट 5 साल को देख लेंगे, पिछलों को छोड़ देंगे, ठीक है, इस तरह से। फिर क्या है, वैलिडिटी DPC या PSB, ये जो हमारा बोर्ड बैठा है, उसने क्या करना है, उसने ट्रेन जब हमें दे दिया प्रमोशन का ऑर्डर, तो 1 साल तक हमारा पीरियड है, हम जहाँ प्रमोशन को अवेल कर लें। अगर 1 साल के बाद हम नहीं करते, ख़त्म हो गई है, द पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ रिकमेंडेशन शैल बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल, जिस दिन अप्रूवल के साइन हो गए उस दिन से काउंट होगा, और उसके बाद 1 साल तक हम कहीं भी जब हमारी प्रमोशन हो गई हम जाके ज्वाइन कर सकते हैं। फिर इन केस ऑफ ऑफिसर क्लियर प्रमोशन, उसने क्लियर भी किया, लेकिन उसके प्रिसीडिंग अंडर डिसिप्लिनरी लॉ, और उसका पीड़ा चल रहा था, वो उसके ख़िलाफ़ आ गया, तो फिर तो बड़ा मसला हो गया, तो फिर उसको रोक देंगे, ठीक है। उसको जो है ऑन इस केस PSB द रिजल्ट्स ऑफ द प्रोसीडिंग शैल बी अवेटेड, तो उसकी जो प्रोसीडिंग हो रही होंगी उसका रिज़ल्ट का इंतज़ार करेंगे। इफ़ एक्सोनिरेटेड, अगर वो बाहर निकल आया, अगर उसके ऊपर इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, वो पाकबाज निकल आया, तो फिर क्या होगा, फिर उसको जो है वो करेंगे कंसिडर रिकमेंडेशन हिज प्रमोशन मे बी एक्चुअलाइज्ड, अदरवाइज द केस शैल बी प्लेस्ड अगेन, अगर उसको कर देंगे या फिर उसको दोबारा उसमें रख देंगे। लेकिन ये मतलब दोनों का, यानी कि एक बंदे के ऊपर केस चल रहा है, प्रूव हो गया, तो क्या होगा, रोक देंगे, नहीं करने देंगे उसको, ठीक है, प्रमोट। और दूसरा, अगर उसका केस क्लियर हो गया तो फिर उसको आगे जाने देंगे, या रोक भी मतलब आगे जाने सकते हैं, या अवेटिंग में डाल देंगे। फिर सीनियरिटी लिस्ट जो होती है वो नोटिफाइड सीनियरिटी लिस्ट मानी जाएगी, ये नहीं कि एक बंदा आके कहे कि भाई मेरा तो नंबर इससे आगे था। टेंटेटिव, और जो टेंटेटिव बनती हैं वैसे वक्ती ज़रूरत के वो बनती हैं, अभी वो फाइनल नहीं होती, तो उनको नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है, वो नहीं एक्सेप्ट की जाती, ठीक है। स्टैटिक लिस्ट क्या है, वो लोग जो रुक गए, स्टैटिक का मतलब होता है रुक जाना। रुक कौन से जाएंगे, एक बंदा जो है ना 5 साल की छुट्टी लेके बाहर चला गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अभी वापस नहीं आया, तो वो सीनियरिटी लिस्ट के अंदर से उठा के वो बाहर रख देंगे, तो वो स्टैटिक में चले जाएंगे। हाँ, वो आ जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लेके गया था 5 साल के बाद, फिर वो 1 साल की ACR जनरेट कर देता है, तो उसे मान लिया जाएगा। इफ़ अप्रूव फॉर प्रमोशन ही विल नॉट रीगेन हिज सीनियरिटी, और अगर प्रमोशन के लिए अप्रूव भी हो गया तो आपको सीनियरिटी नहीं मिलेगी, वो वाली सीनियरिटी
नहीं मिलेगी जिसमें पहले चल रहे थे, आप स्टैटिक लिस्ट में थे, आप बाहर चले गए थे, अब जब आप आए हैं आपकी न्यू सीनियरिटी लिस्ट में डलोगे। पिछले वाले को आप क्लेम नहीं कर सकते कि पहले मेरा 170 नंबर था, अब आपने मुझे 950 पे क्यों डाल दिया। अगर डिप्यूटेशन पे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और 5 साल हो गए हैं और फिर आप उसको दोबारा वापस आएंगे तो आपके पेरेंट डिपार्टमेंट वाली जो है वो होगा, द नेम ऑफ द ऑफिसर शैल बी ब्रॉट ऑन स्टैटिक लिस्ट, वो भी चला जाएगा। जो कि डिप्यूटेशन पे खड़ा हुआ है ना, तो वो भी बाहर स्टैटिक में चला जाएगा, निकाल देंगे सीनियरिटी लिस्ट से। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट वाइल सबमिटिंग वर्किंग पेपर ऑफ फॉर प्रमोशन शैल स्पेसिफिकली हाईलाइट द केसेस विच फॉल इन कैटेगरी डिस्कस। और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को बताना है सारों को कि भाई ये वाले लोग जो हैं ये बाहर चले गए हैं, या डिप्यूटेशन पे गए हुए हैं, या एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव पे गए हुए हैं, इनको स्टैटिक में डाल दें। ठीक है। वर्किंग पेपर ऑफ PSB। अब वर्किंग पेपर क्या होते हैं, सबसे पहले तो कैसे शुरू करते हैं, वो गिनते हैं कितनी सैंक्शन पोस्ट हैं, इस टाइम कितनी पोस्ट है, फिर बाइफ्रिकेट द पोस्ट को 2 हिस्सों में कर देते हैं। ठीक है। कौन सी जो है इनिशियल रिक्रूटमेंट करेगी और कौन सी प्रमोशन, यानी 20% कोटा हमारा रखा हुआ है डायरेक्ट सिलेक्शन का, और 80% सीटें जो हैं उन पे वो कर सकते हैं। ठीक है। जो कोटा सिस्टम है वो अलग, कोई डिसेबल का है वो अलग कर लेंगे। ठीक है। माइनॉरिटी का अलग कर लेंगे। अच्छा, काजेज़ ऑफ अक्रेंस ऑफ वैकेंसीज, जितनी भी वैकेंसीज़ हैं उनका ज़बानी कलामी बात नहीं करनी, उनके डॉक्यूमेंट्री लेने हैं उन्होंने हर कॉलेज से कि वाकई वैकेंट पड़ी है, वो लिख के देंगे। मेथड ऑफ प्रमोशन एज़ पर सर्विस रूल, फिर वही मेथड अडॉप्ट करेंगे जो सर्विस रूल का है। फिर पैनल बनेगा गवर्नमेंट की तरफ से जिसको PSB कहते हैं। ठीक है। और पैनल ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट्स प्रपोज टू कंसिडर फॉर प्रमोशन स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस टू द नोटिफाइड सीनियरिटी, वो सारा का सारा पैनल जो है पूरी की पूरी सीनियरिटी लिस्ट को हर हाल में फॉलो करेगा। और डिटेल सर्विस अकाउंट लेंगे, हर बंदे का डिटेल सर्विस अकाउंट और उसकी PER ली जाएगी। ठीक है। उसके बाद डिटेल पेनल्टीज़, उस पर कोई जुर्म तो नहीं साबित हुए, और डिटेल पेंडिंग इंक्वायरी, कोई इंक्वायरी पेंडिंग तो नहीं है, और ट्रेनिंग एंड एग्जामिनेशन उसने किए हैं या नहीं किए, और प्रीवियस मीटिंग में उसके कैसे रिमार्क्स ऑफ द प्रीवियस मीटिंग, अगर पहले केस डिस्कस हुआ था, डेफर हुआ था, तो पिछले क्या रिमार्क्स लिखे हुए थे वो ला के रखो। PER की ग्रेडिंग करनी है, जो हमने अभी की है कि क्वांटिफिकेशन फॉर्म बन रहा है, उसमें नंबर लग रहे हैं हमारे, हमें पता है ना कि नंबर हमारे लगने हैं, वो ऊपर मैंने बताया है। क्लियर रिकमेंडेशन ऑफ डिपार्टमेंट बी एडेड। ठीक है। डिपार्टमेंट रिकमेंड कर रहा है या नहीं, डिपार्टमेंट अब किसी को रिकमेंड ही नहीं कर रहा, ये बंदा ठीक नहीं है, ऐसे ना करें। अच्छा, 2 वर्किंग पेपर ऑफ PSB शुड बी सबमिटेड 2 वीक्स बिफोर मीटिंग ऑफ PSB। तो इस तरीके से द वर्किंग पेपर जो है ना, ये इन जब DPSC शुरू होनी है उसके 10 दिन पहले उनकी टेबल पे मौजूद होने चाहिए। प्री PSB मीटिंग में बी हेल्ड 10 दिन बिफोर द मीटिंग ऑफ द PSB। एक PSB होती है, नहीं वक्त से पहले PSB होगी, और एक PSB असली होगी। जो वक्त से पहले, दोनों में 10 दिन का गैप होगा। प्री PSB में सारे कागज़ तैयार होने चाहिए, और PSB में फैसला होगा कि ये प्रमोशन हो रही है। प्रमोशन इज एब्सेंशिया, जो लोग एब्सेंट हैं उनका क्या है। हाँ जी, ये बहुत आसान है। जो डिप्यूटेशन पे गए हुए हैं और किसी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब किसी यूनिवर्सिटी में चले गए हैं, तो अगर आपने इस ग्रेड की हमारी कॉलेज साइड कैडर के प्रमोशन लेनी, तो इधर आके ज्वाइन करो, और फिर इधर आके 1 साल की वो ज्वाइन करो, तो फिर आपको मिलेगा। ठीक है। रिवर्ट बैक हिज पेरेंट डिपार्टमेंट इज ओन इंटरेस्ट विद इन 3 मंथ। जब आपने नोटिस दे दिया भाई आप डिप्यूटेशन पे गए हैं, आपने प्रमोशन आ गई, आपने लेनी है कि नहीं, उस नोटिस के 3 महीने के अंदर उसने आके वापस ज्वाइन कर लिया, तो हम उसको प्रमोशन में शामिल कर लेंगे। वो कब का गया हुआ था, 3 महीने के अंदर वो ज्वाइन कर लेता है, यूनिवर्सिटी छोड़ के दोबारा कॉलेज आता है, तो प्रमोशन मिल जाएगी। ठीक है। इन केस ऑफ ऑफिसर कंसर्न रिवर्ट बैक टू द डिपार्टमेंट इन दिस पीरियड में आ जाएगा, उसको प्रमोशन ओरिजिनल सीनियरिटी पे ही मिल जाएगी। ऑन डिप्यूटेशन विद फॉरेन गवर्नमेंट के पास गया हुआ है, तो भी डिप्यूटेशन पे किया हुआ है, वापस आएगा, आके ज्वाइन कर लिया है और 1 साल की उसने ACR दे दिया है, तो उसको शामिल कर लेंगे। अगर कोई बंदा ट्रेनिंग के लिए गया हुआ है, गवर्नमेंट ने उसको ट्रेनिंग के लिए भेजा है, फिर कोई मसला नहीं है, आप आओ, आप जो है ना अगर लेस देन 6 मंथ्स गए हो, तो 6 महीने के अंदर आ गए हो, तो आप ठीक है, आप आ जाओ और आप ये शो करो कि मैं ट्रेनिंग पूरी करके आया हूँ। सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, जिस कोर्स के लिए गए थे, मैं आप गवर्नमेंट ने भेजा था, हाँ जी मैं कोर्स पूरा करके आया हूँ, ये रिपोर्ट है मेरे पास, वो हैं कागजात हैं, वो कागजात जमा कराएंगे तो। लेकिन अगर कोई गया हुआ है 6 महीने से ज़्यादा हो गया, मोर देन 6 मंथ हो गया है, वो भी वापस आएगा और अपने कोर्स की कंप्लीशन दिखाएगा, तो फिर उसकी भी प्रमोशन हो जाएगी। फिर है
लॉन्ग लीव पे जो गए हुए हैं, ठीक है, 6 महीने से कम है तो ठीक है, लेकिन 6 महीने के ज़्यादा हैं तो फिर हम उसको डिक्लेयर्ड प्रमोशन तब करेंगे जब वो रिटर्न पे वापस आ गया, ठीक है। और इसके अलावा क्या हुआ है, द केस ऑफ ऑफिसर हु इज़ लॉन्ग लीव फ्रॉम मोर देन 6 मंथ, 6 महीने से भी ज़्यादा उसकी छुट्टी हो गई है, अब हम उसको उस खाते में नहीं डाल रहे, जिसकी 6 से कम है उसको तो हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन जो 6 मंथ से ज़्यादा हो गया है तो वो जो है कम से कम 2 साल जो है, मोर देन 2 ईयर शुड बी कंसिडर आफ्टर ही हैज़ रिटर्न, तो वो रिटर्न होकर वापस आया, बहुत लंबी छुट्टी पे गया हुआ था 5 साल की या जो भी, तो आके 2 साल की पीआर फुल ईयर की दे, ठीक है, 1 फुल ईयर की पीआर दे, ठीक है। मोर देन 2 ईयर, अगर 2 साल से ज़्यादा वो छुट्टी पे गया, 5-6 साल गया है, वापस आएगा तो 1 साल की वो उसको देनी है ACR, ठीक है। फिर है होल्डिंग अ जॉब अंडर हिज ओन डिपार्टमेंट, अपने डिपार्टमेंट में जॉब है गवर्नमेंट बट आउटसाइड हिज ओन कैडर, अब अपने डिपार्टमेंट में ही कर रहा है HED में, हमारा कैडर जनरल है, जनरल से उठ के वो चला गया एडमिनिस्ट्रेशन में या वो चला गया है HED के डिपार्टमेंट में, तो क्या होगा, अ सिविल सर्वेंट्स विल बी प्रमोटेड इन हिज ओन कैडर, अपने कैडर में होगा, लेक्चरर के तौर पे आना चाहते हो तो अब आके यहाँ ज्वाइन करो, दोज पोस्ट अगेंस्ट एक्स कैडर पोस्ट विल बी कंसिडर फॉर प्रमोशन ऑन देयर टर्न, और वो अपने एक्स कैडर जो है उनकी बारी आएगी तो फिर उधर करेगा। इफ़ क्लियर्ड फॉर प्रमोशन द एक्चुअल प्रमोशन विल टेक प्लेस ओनली व्हेन दे रीजॉइन देयर पेरेंट कैडर, अगर आपने लेक्चरर के तौर पे रहते थे तो आप दोबारा आके इसको रीजॉइन करेंगे तो आपको उस लाइन में प्रमोशन मिलेगी, नहीं तो HED का अगर अलग कैडर है, आप हमारा लेक्चरशिप छोड़ गए हैं, लेक्चर में चले गए हैं, तो वहाँ की बारी आएगी तो होगा आपकी। ऑन कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट, कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट का जो है उसको भी प्रमोशन आएगी जब उनकी बारी आ जाएगी, उसके लिए एलिजिबल होंगे जो गवर्नमेंट के रूल हैं। सिल्वर सर्वेंट प्रमोट होगा ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट ही शैल बी एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ परफॉर्मा प्रमोशन, ही नॉट एलिजिबल। अच्छा, परफॉर्मा प्रमोशन मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी कि ना पहले से पीछे से जाके प्रमोशन लिस्ट में शामिल हो जाओ, नो, यानी कि आपकी सीनियरिटी नहीं काउंट हो रही, जब कॉन्ट्रैक्ट पीरियड वालों की वो नहीं काउंट हो रही, तो आप ये नहीं हो सकता डे 1 से आपको कर लें। एक बंदा है, आप कहते हो मेरी तो 10 साल सर्विस है, और एक बंदा है 5 साल में है, वो आगे आ गया है, उसकी 5 साल रेगुलर सर्विस है, आपके वो 5 साल काउंट नहीं हो रहे, ये वाली बात हो रही है। वेयर सिविल सर्वेंट्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट बिकम ड्यू फॉर प्रमोशन, एक बंदा सिविल सर्वेंट है, कॉन्ट्रैक्ट पे है, ड्यू हो गई है प्रमोशन, और ही शैल बी डेफर्ड फॉर प्रमोशन एंड शैल ओनली बी एलिजिबल, उसको डेफर कर देंगे तब प्रमोशन के लिए करेंगे जब वो ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट से वापस आया है। वेयर अ सिविल सर्वेंट इज़ प्रमोटेड ऑन रिटर्न फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट ही शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर ग्रांट परफॉर्मा प्रमोशन, उसे पीछे वाली नहीं दी जाएगी, जितना अर्सा तुम कॉन्ट्रैक्ट पे जाके लग गए हो तो वो वाली सीनियरिटी कैडर में काउंट नहीं होगी। फिर अ सिविल सर्वेंट LPR पे जो लीव प्रायर टू रिटायरमेंट होती है, 1 साल पहले ना 59 ईयर की एज में लोग अपनी जो अर्न लीव होती हैं उसकी बेस पे छुट्टी ले सकते हैं। कोई बीमार है, वो कहता है मुझे अभी छुट्टी दे दे, मैं अर्न लीव के पैसे नहीं लूँगा, तो वो 1 साल पहले छुट्टी ले लेता है, उसको कहते हैं लीव प्रायर टू रिटायरमेंट, तो वो जो है उसको भी नहीं मिलेगी उस दिनों में। फिर है अपग्रेडेशन, अच्छा थोड़ा सा रह गया, हाँ आगे क्या हो गया, अपग्रेडेशन ऑफ पोस्ट एंड प्रमोशन, किस तरीके से अपग्रेड करते हैं। अगर कोई अपग्रेड हो गई है पोस्ट एंड प्रमोशन एंड ऑफिसर लोअर टू हायर स्केल टू, बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। एक की पोस्ट अपग्रेड हो गई, अब आप ये नहीं कह सकते कि मेरी पोस्ट थी 17 की, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट वालों ने SNJ डिपार्टमेंट वालों ने अपग्रेड कर दिया, मुझे भी 18 में कर दें, नहीं, अपग्रेडेशन अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। अपग्रेडेशन हो गया तो वो फाइनेंस डिपार्टमेंट उसको कर रहा है, ठीक है, उसका बिल्कुल अलग बात है, और हमारा जो है PSB हमें ऊपर करेगा। हाँ, फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो अगर सारे के सारा ही अपग्रेड कर दिया, यानी कि ऊपर से नोटिस आ गया है, जैसे तमाम स्कूलों में आ गया था, तमाम SNS एंड गेट डिपार्टमेंट वालों ने ये कह दिया था कि जो है 14वें स्केल वाले सारे इकट्ठे, या 8वां स्केल ख़त्म किया था, सारे इकट्ठे 14वें स्केल में, तो तब सीटें भी 8वें की ख़त्म हो गई थी स्कूल साइड पे, और 14वें में सारे 14 में आ गए थे, तो ये वाला सिलसिला हो तो हो सकता है। अदरवाइज़ अगर आपकी सीट अपग्रेड हुई है तो आप नहीं उस पर चढ़ के बैठ सकते, आप अपनी सीनियरिटी पे ही आएंगे। फिर है फोर गोइंग प्रमोशन, अगर आप छोड़ना चाहते हैं, चलो जी आपने छोड़ दिया, रूल 3 है पंजाब 1 का, ठीक है, 1974 का, अगर आप छोड़ना चाहते हैं, फोर गोइंग का मतलब बाय बाय कर देना कि मैं नहीं लेता, रिफ्यूज़ल कर देता है, तो फिर जो ही शैल स्टैंड सप्रेस्ड, उसे कहेंगे ये सप्रेस्ड बैठा हुआ है,
है, क्योंकि आपका दूर दराज कहीं प्रमोशन में कर देते हैं, आप कहते हो नहीं भाई मैं अपने नहीं जाना चाहता दूर, तो आप रोक लेते हो, तो आपका जो है ये रहेगा सप्रेशन 3 साल के लिए रहेगी, और 3 साल बाद फिर आपकी प्रमोशन की बारी आ गई, फिर आपका वो आ गया, फिर आपको किसी दूर दराज में भेज दिया, आप कहते हो नहीं अब भी मैं नहीं लेता, तो फिर जो है ना आपका बाय हमेशा के लिए प्रमोशन ख़त्म, आपको नहीं डालने लगे वो सीनियरिटी लिस्ट में, क्योंकि 2 दफ़ा आप रिफ्यूज़ कर चुके हैं। एक दफ़ा भी आप बाहर जाना नहीं चाहते शहर से, आपने छोड़ दी, दूसरी दफ़ा भी जाना नहीं चाहते, छोड़ दिए, फॉर गोइंग होता है, ठीक है। जनरल सारा जनरल ये सारा जनरल बताया हुआ है, थक गई हूँ। अच्छा, पोस्ट सबसे पहले कोटा बनता है सैंक्शन पोस्ट का कि कितनी होंगी, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट फिक्स करता है, सर्विस रूल के मुताबिक रेशो निकाली जाती है, इतने डायरेक्ट सेलेक्ट ही होंगे, इतने ये होंगे, 0.5 जो है वो या तकरीबन आधा या आधे से ज़्यादा को आपका चुन लेते हैं, उनको हम निकाल लेते हैं रूल्स 1973 के मुताबिक, उनका कोड कैलकुलेट कर लेते हैं कोटा, फिर उनकी वैकेंट्स उनकी अनाउंसमेंट होती है, फिर उसके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जमा होते हैं कि हाँ वाकई खाली जगह है और अटैच लगेंगे, ये बंदे के ऑर्डर हो चुके हैं, ये बंदा रिटायर हो चुका है, ये प्रमोट चुका है, जगह खाली है, फिर वर्किंग पेपर तैयार होकर PSB के पास आते हैं, सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी के पास आएंगे और वहाँ जमा हो जाएंगे, ठीक है, और अप्रूवल ऑफ मिनिस्टर के पास जाएंगे, मिनिस्टर अप्रूव करेगा, हाँ जी शुरू कर दें प्रमोशन का प्रोसेस, तो जैसे तैयार हो जाएगा फिर TPC तैयार हो जाएगी, हमारा जो है कमेटी वो बन जाएगी, प्रमोशन कमेटी हमारी तैयार हो जाएगी, वो आके फिर हमारे ना वो उसमें नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के होने चाहिए लोग, ठीक है। फिर उसके बाद नॉट बिलो देन, और अगर ये पता है हाउवर द डिस्ट्रिक्ट लेवल, अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर रहे हैं तो कम से कम DO जो है वो होना चाहिए, ठीक है, डिप्टी DO जो हमारे होते हैं, ये अब तो हमारे वो होते हैं ना DDC, वो लोग होंगे, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होगा, ठीक है, वो हमारा है इंचार्ज होगा, जो कि हमारे वर्किंग पेपर तैयार करने का होगा, हमारे तैयार कर रहा है। जैसे ही हमारे वर्किंग पेपर तैयार हो जाएंगे, डिटेल हमारी स्कोर वगैरह बनेंगे और हमारी सारी चीज़ें कैलकुलेट होंगी और सारा डिपार्टमेंट जो है उससे सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स तैयार होंगी, और फिर उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन जो है DPC को सबमिट होंगी, फिर उनकी मीटिंग होगी, और इसमें याद रखना है कि डिसिप्लिनरी नोटिस लिया जाता है, अगर कुछ भी आप गलत देते हैं, कोई ऑफिसर अपनी कोई चीज़ गलत पेश करेगा तो उसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। अल्लाह हाफिज़।